नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट से ईडी दुम दबाकर भागी है और जज साहब ने फाइनली कह दिया है कि आप जा तो रहे हो, लेकिन मैं इस मामले पर एक सवाल हमेशा ओपन रखूंगा। क्या ईडी किसी के मूवमेंट को रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है? जब वो छापेमारी कर रहा हो या जांच कर रहा हो, तो क्या किसी के मूवमेंट को वो रोक सकता है? इसको लेकर एक बहुत ही दिलचस्प केस है पूर्व विधायक दिलबाग सिंह का, और इसमें ईडी ने उन्हें बंधक बनाकर रखा था। ये पूरा मामला अभी हम बताते हैं कि कोर्ट रूम में क्या हुआ, लेकिन उससे पहले ईडी की लाख बेइज्जती हो जाए, एसएलपी लगाकर ईडी बचने की कोशिश करे, लेकिन इन सब के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके ईडी को फिर से बेनकाब किया है। ईडी के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राहुल गांधी के घर ईडी रेड करने वाली है। वो इसलिए क्योंकि चक्रव्यूह वाला जो स्पीच राहुल गांधी ने दिया था उससे A1 A2 को यानी अडानी और अंबानी को बड़ी बेचैनी हुई है और हुक्म पड़ा है कि जरा राहुल गांधी को कंट्रोल में रखिए। अब हुक्म की तामील कौन करते हैं आपको पता है। ऐसे में ईडी के अधिकारी क्या वाकई में रेड करने वाले हैं? एक ट्वीट को जरा देखिए। राहुल गांधी ने लिखा, अपेरेंटली 2 in 1 डिडंट लाइक माय चक्रव्यूह स्पीच। ईडी इंसाइडर्स टेल मी अ रेड इज बीइंग प्लान्ड, वेटिंग विद ओपन आर्म्स, ईडी चाय एंड बिस्किट्स ऑन मी। इनका कहना है कि अब दो में से कोई एक जो है मेरे चक्रव्यूह वाले भाषण से नाराज हो गए हैं। इन्होंने A1 A2 नाम दिया है। इनका कहना है कि ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे जानकारी दी है कि भाई अब आपके यहाँ फिर से छापेमारी पड़ सकती है, कुछ हो सकता है, या फिर आपको जांच के लिए भी बुलाया जा सकता है। कुछ भी कर सकते हैं ईडी वाले हैं, क्योंकि अपनी हरकतों से ये बाज आते नहीं हैं। जैसे अभिषेक बनर्जी ने पार्लियामेंट में मोदी सरकार और ओम बिरला की धज्जियां उड़ाई, तो उनके पीछे भी ईडी का समन पहुंचने लगा, जिसे कपिल सिब्बल ने अपने बहस के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रोक रखा है। लेकिन यहां राहुल गांधी ने खुले तौर पर लिख दिया है कि मैं तो स्वागत करूंगा ईडी वाले भाई, आप आओ और चाय बिस्किट तो मेरे तरफ से, बस मजे लो और चले जाओ, और क्या करोगे। और इसी मुद्दे को लेकर अब बहस बड़ी हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ ईडी के एक ऐसे ही अनाप शनाप हरकत ने उन्हें पहले तो हाई कोर्ट में बेइज्जत कराया, और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी उस हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए एक याचिका लगा रखे थे, और फाइनली उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी दुम दबाकर भागना पड़ा है। उस रिपोर्ट की हम शुरुआत करें कि ईडी अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आती है और कितनी बेइज्जती सहने के बाद इनकी आंखें खुलने वाली हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें जो लिखा गया है जरा हेडलाइन अपने स्क्रीन पर देखिए। कहा जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग मामला, ईडी ने पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ली है। एक सवाल हमेशा यहां पर छोड़ दिया गया कि ईडी का अधिकार क्षेत्र क्या ऐसा है कि वो किसी के यहां छापा मारने जाए तो उन तमाम लोगों को बंधक बनाकर रख ले? क्या यह उचित है? क्या यह पीएमएलए कानून के हिसाब से तर्क संगत भी है? क्योंकि कपिल सिब्बल ने तो इस पीएमएलए कानून के एक एक धाराओं की धज्जियां उड़ाकर रखती हैं कि हर धारा में विवेचना की कमी है, विश्लेषण की कमी है, व्याख्या होनी चाहिए कि भाई इसका दायरा क्या होगा। और जब सब कुछ एब्सेंट है तो ऐसे परिस्थिति में सीआरपीसी की एंट्री होगी, उन्होंने समझाया है। कहा जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी विशेष अनुमति याचिका एसएलपी वापस ले ली, जिसमें कथित अवैध खनन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में यमुनानगर के पूर्व विधायक और वरिष्ठ इनेलो नेता दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी को रद्द करने के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। हमने आपको यही बताया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तो जब यह घटना घटी थी उस वक्त थोड़े उहापोह के स्थिति में दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने एक ऊपर वाले बेंच में इस मामले को भेजा तो वहां से निर्णय आ गया कि भाई आप किसी को बंधक बना नहीं सकते, और उसके बाद ईडी को वहां झटका लगा था।
और इसी झटके से उबरने के लिए ईडी ने एक याचिका लगा डाली थी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए। कहा जा रहा है कि ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी राजू ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह याचिका वापस लेना चाहता है, जिस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की 3 न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां शामिल थे, ने सहमति व्यक्त की और कहा कि एसएलपी को वापस लिया गया मानते हुए अब इसे खारिज किया जाता है, लेकिन कानून का जो प्रश्न है इसे खुला रखा जाता है और यह कानून का प्रश्न ही व्याख्या का आधार बनेगा और पीएमएलए वाली शक्तियों में जो मनमानेपन भरे पड़े हैं उस पर कंट्रोल लगाने का भी काम आएगा। कहा जा रहा है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार सिंह और उनके परिवार के सदस्यों को 4 से 8 जनवरी 2024 तक ईडी द्वारा अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था, जब उनके घरों पर तलाशी और जब्ती की गई थी। अब सोचिए कि उन्हें कैसे 4 से 5 दिनों तक बंधक बनाया गया था। अब यह मामला हाई कोर्ट में ईडी को झटका दे गया तो ये सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्हें इस बात का भी एहसास हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी बेइज्जती तय है और इसलिए उन्होंने समय रहते इस याचिका को वापस लेने की अर्जी लगा दी और कहा कि ठीक है, मैं अभी इस केस से कदम पीछे खींचता हूं। लेकिन दिलबाग सिंह इस मामले में बहुत सफल रहे। उन्होंने जब हाई कोर्ट में याचिका लगाई तो उनके हक में फैसला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि यह क्लियर है कि प्रतिवादी अधिकारियों ईडी ने याचिकाकर्ता दिलबाग सिंह और अन्य को 4 जनवरी से 8 जनवरी 2024 तक 5 दिनों की अवधि के लिए संबंधित परिसर में अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा था। इतना ही नहीं, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ईडी को ऐसे तमाम गतिविधियों से दूर रहने के लिए कहा था जिसमें वो जांच की कार्रवाई के दौरान किसी को भी बंधक बना लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सिंह की गिरफ्तारी को रद्द करते हुए अपने आदेश में कहा था कि ईडी उन लोगों की गतिविधियों पर रोक नहीं लगा सकता जिनके परिसरों की तलाशी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में ली जा रही है और इन्हीं सब कारण से ईडी चिढ़ी हुई थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगने का डर ऐसा था कि अपनी याचिका ही उन्होंने वापस खींच ली है और इससे यह क्लियर हो गया कि अगर ईडी के अधिकारियों पर लगाम लगाने की क्षमता किसी के पास है तो वो अदालत के पास है, अगर अदालत ईमानदारी से काम करे तो। हमने तो कल ही एक लाइव सेशन में आप लोगों के सामने यह तथ्य रखे थे कि सीआरपीसी की धारा 482 की शक्तियों का प्रयोग हाईकोर्ट कर सकता है और केरल हाईकोर्ट के जस्टिस थॉमस ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए न सिर्फ ईडी को पटकनी दी बल्कि उन्हें कह दिया कि खबरदार, भविष्य में अगर किसी मामले में अपराध वो मनी लॉन्ड्रिंग का ना रहे या फिर उस अपराध में आरोपी को छूट दी गई हो, बरी किया गया हो या फिर उस आरोपी को बेल मिल गई हो, तो ऐसे मामले में आप ECIR को तुरंत बंद करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे बंद कर देंगे। जबकि ईडी के वकील ने हाई कोर्ट के इस निर्णय को चुनौती देने की कोशिश की कि ECIR को रद्द करने का अधिकार तो किसी के पास नहीं है सिवाय के उस विभाग के। लेकिन अब यहाँ पर जस्टिस थॉमस ने क्लियर किया है कि सीआरपीसी सेक्शन 482 को पढ़ लीजिए। इसे पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि हमारे पास कितने अधिक पावर हैं और ऐसे में ईडी को वहां भी झटका लगा। ईडी ने यहां भी अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन ये क्या, राहुल गांधी के पीछे पड़ गए। राहुल गांधी के यहाँ ईडी की रेड होगी, ठीक अभिषेक बनर्जी की तरह। अब यह मामला अपने आप में हैरान करने वाला है कि सरकार अपनी हरकतों से कब तक बाज आएगी। दिलबाग सिंह ने जो चुनौती दी उसमें तो वो सफल हो पाए, लेकिन बाकी लोगों का क्या, जो अरविंद केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया हैं, सत्येंद्र जैन हैं, दुर्गेश पाठक हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी याचिकाएं पड़ी हुई हैं, जिन जमानत मिलने के नाम पर अदालतों पर तारीख लगाई जा रही हैं
और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों को बांध कर रखा गया है। खुन्नस की सियासत क्या इस देश की पहचान बनकर रह गई है? और ऐसे में इस पहचान को खत्म करने के लिए स्वस्थ लोकतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र में प्योर पॉलिटिक्स की जगह बनाने के लिए क्या करने होंगे? क्या इन जांच एजेंसियों पर लगाम लगाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत तो इसकी ही है। जितनी जल्दी इस पर फैसला हो जाए वही बेहतर होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।